Today we are going to discuss the second topic of life processes respiration. इसमें क्या है, जो फर्स्ट पेज है वो तो फिर से एक इंट्रोडक्शन का पेज है. इसमें सिर्फ ये दे रखा है जो एसिमिलेटेड फूड होता है वो एक फ्यूल की तरह यूज़ होता है एनर्जी के पाने के लिए और बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस को करने के लिए और ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, रिपेयर करने के लिए, बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर काम करने के लिए वो सब. और जो प्रोसेस होता है रिलीजिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फूड इज कॉल्ड रिस्पायरेशन. जो प्रोसेस होता है एनर्जी रिलीज करने का फूड के अंदर से, उसी को हम लोग कहते हैं रिस्पायरेशन. और जो रिस्पायरेशन होता है वो इन्वॉल्व होता है ऑक्सीजन को अंदर लेने के लिए सेल के अंदर तक और उसको यूज़ करने के लिए, एनर्जी को रिलीज़ करने में बर्न फूड की जो एनर्जी होती है उसको रिलीज़ करने के लिए और एलिमिनेट करने के लिए वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. बेसिकली वाटर वेपर्स के फॉर्म में वाटर को बाहर निकालता है बॉडी के अंदर से. ये कैसे होता है? ये होता है फूड प्लस ऑक्सीजन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी बाहर आती है. और जो प्रोसेस होता है एनर्जी रिलीज़ करने का बॉडी के अंदर से सेल की, वो भी रिस्पायरेशन के ही थ्रू होता है. अब हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है. तो ब्रीथिंग एंड रिस्पायरेशन, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? हम लोग बेसिकली आज तक बचपन से यही समझते आ रहे हैं कि इन दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता है या ये दोनों एक ही जैसे होते हैं, बस ये बायोलॉजिकल नेम है और ये नॉर्मल डेज में यूज़ करने वाला नेम है. तो ऐसा नहीं है, हालांकि हमें तो ऐसे ही लगता था, लेकिन खैर कहते तो यही है कि नहीं है, तो जो कहते हैं वही जान लेते हैं. ब्रीदिंग जो है वो सिर्फ ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देना, इसको कहते हैं ब्रीदिंग. और जो रिस्पायरेशन होता है ये क्या होता है? पहले ऑक्सीजन अंदर लेना, फिर उसको पूरी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करना, फिर उससे जितनी भी मैकेनिज्म है वो सारी करना, फिर उसकी जितनी भी एनर्जी है सब कुछ ले लेना. पूरी उसकी बेसिकली पूरी की पूरी मैकेनिज्म जो होती है रिस्पायरेशन, पूरी जो ऑक्सीजन की मैकेनिज्म होती है उस पूरी मैकेनिज्म को करने को रिस्पायरेशन कहते हैं. पूरा बाहर ऑक्सीजन और वाटर वेपर की फॉर्म में बाहर निकाल देने तक सब जो है रिस्पायरेशन कहलाता है. इसका जितना भी वर्क होता है वो होता है बेसिकली रिस्पायरेशन. और जो एक मेन फंक्शन होता है रिस्पायरेशन का वो क्या होता है? वो होता है एनर्जी रिलीज़ करना ऑक्सीडेशन में सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स में लाइक ग्लूकोज. और प्लांट्स में रिस्पायरेशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस. जैसे फोटोसिंथेसिस होता है उसका जस्ट अपोजिट होता है प्लांट्स के लिए रिस्पायरेशन. फिर आ जाते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है? एनर्जी कैसे रिलीज़ होती है? रिस्पायरेशन जब स्टोर्ड होता है तब एनर्जी कैसे रिलीज़ होती है. तो यहाँ पे पूरा का पूरा ये दे रखा है, ये इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे कोई ख़ास ज़्यादा जानने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन फ़िलहाल बता देते हैं. एडीपी जो होता है उसकी फॉर्म में स्टोर होती है और एडीपी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एडेनोसाइन डाईफॉस्फेट. एडीपी की फॉर्म एडेनोसाइन डाईफॉस्फेट और एटीपी की फॉर्म में स्टोर होता है. एडीपी नहीं, एटीपी की फॉर्म में स्टोर होता है. उसकी होती है एडेनोसाइन ट्राईफॉस्फेट. इसमें 3 फॉस्फेट होते हैं, इसमें 2 फॉस्फेट होते हैं. तो इसकी जो एनर्जी होती है वो थोड़ी कम होती है और इसकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होती है. तो यहाँ पे कुछ खास तो ऐसा नहीं है, लेकिन फिलहाल एटीपी बनने का ये वाला प्रोसेस होता है. एटीपी प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी, और एनर्जी कहाँ से आती है? फ्रॉम रिस्पायरेशन से. और एटीपी बन जाता है हाई एनर्जी वाला, ये लो एनर्जी वाला. और फिर एटीपी से एडीपी की फॉर्म में टूटती कैसे बॉडी के अंदर जाने के बाद? तो एटीपी से बनती फिर से एडीपी, फिर फॉस्फेट, फिर एनर्जी सेल के अंदर से जो आती है. 30.5 किलोजूल या मोल रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस. इसमें 30.5 किलोजूल या मोल एनर्जी रिलीज होती है. फिर यहाँ पे दिए हैं कुछ बेसिक से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि इनके बारे में हम लोग आगे सही से डिस्कस करेंगे, तो इसे आप लोग चाहिएगा तो पढ़ लीजिएगा और पढ़ ही लीजिएगा. फिर आ जाता है टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन. रिस्पायरेशन कितने टाइप के होते हैं? रिस्पायरेशन होते हैं 2 टाइप के, एरोबिक और एनारोबिक. तो एरोबिक कौन से होते हैं? एरोबिक वो होते हैं जिनमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है. जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिस्पायरेशन होते हैं उन्हें एरोबिक कहते हैं. और जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं एनारोबिक. अब हम लोग देख लेते हैं इन दोनों में फ़र्क क्या होता है. तो इन दोनों में ये फ़र्क होता है कि जो है ये होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. इसके अलावा ये ज़्यादा एनर्जी वाला होता है. जो एरोबिक होता है वो ज़्यादा एनर्जी वाला होता है. इसमें होती हैं 38 एनर्जी फॉर्म
और जो एनारोबिक होता है उसमें हम लोग देखते हैं कितनी एनर्जी फॉर्म होती है। जो एनारोबिक होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी फॉर्म होती हैं, 2 एनर्जी गई है एटीपी, इसमें सिर्फ और सिर्फ इतनी एटीपी फॉर्म होती हैं। उसके बाद एरोबिक कब होता है और एनारोबिक कब होता है? एरोबिक उस टाइम होता है जब हम लोग मतलब रेस्ट की पोजीशन में होते हैं, या हम लोग नॉर्मली बैठे होते हैं, या मतलब जो नॉर्मल हम लोग होते हैं जिस नॉर्मल पोजीशन में, तो उस टाइम हम लोग का एरोबिक होता है। और जिस टाइम हम लोग दौड़ रहे होते हैं या भाग रहे होते हैं, या हम लोग बहुत ज़्यादा तेज़ कोई फंक्शन कर रहे होते हैं, तो हम लोग एकदम से सांस फूलने लगती है या हम लोग हाँफने लगते हैं, तो उस टाइम एनारोबिक होने लगता है। हम लोग क्यों हाँफने लगते हैं? हम लोग थकने लगते हैं। क्यों थकने लगते हैं? क्योंकि हम लोग को एनर्जी पूरी नहीं मिल रही होती। क्यों नहीं मिल रही होती? क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा फास्ट वर्क कर रहे होते हैं, तो इस वजह से एनारोबिक होने लगता है। और जब हम लोग बहुत ज़्यादा फास्ट वर्क करते हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा सांस लेने लगते हैं। बहुत ज़्यादा जब तेज़ तेज़ सांस लेते हैं तो सारी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, तो ऑक्सीजन जब सारी नहीं पहुंच पाती तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में, मतलब ऑक्सीजन की कमी में, बिना ऑक्सीजन के रिस्पायरेशन होने लगता है। उस रिस्पायरेशन को हम लोग कहते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन। तो और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये भी एरोबिक करता है रिस्पायरेशन। और जो डॉग होता है ये भी अपनी पोजीशन पे होता है। अगर ये नॉर्मल पोजीशन में चल रहा है, टहल रहा है या बैठा हुआ है तो ये एरोबिक करेगा। अगर ये दौड़ भाग रहा है, जब ये हाँफ रहा है तो ये एनारोबिक करेगा। और जो ईस्ट होती है बट वो एनारोबिक ही रिस्पायरेशन करती है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखते हैं क्या दे रखा है। यहाँ पे दे रखा है कि जो ह्यूमंस होते हैं हम लोग, मतलब हम लोग एरोबिक रिस्पायरेशन करते हैं, बट ज़रूरत पड़ने पे हम लोग एनारोबिक भी कर लेते हैं। लेकिन कभी कभार जो एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है वो हम लोग की मसल्स के अंदर हो जाता है। तो मसल्स के अंदर कैसे हो जाता है और उसमें क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं या क्या क्या नुकसान होते हैं, तो हम लोग ये देखते हैं। तो जब हम लोग बहुत ज़्यादा कोई फास्ट एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, या हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब ख़तरनाक वाली फिजिकल एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं, दौड़ भाग रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, तो क्या होता है, तो हम लोग की मसल्स के अंदर एनारोबिक रिस्पायरेशन होने लगता है, एनारोबिक तरीके से होने लगता है। उससे क्या होता है, उससे लैक्टिकेशन होने लगता है। और जहाँ पे लैक्टिकेशन होता है वहाँ पे लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है, उसकी वजह से लैक्टिकेशन होता है। और लैक्टिक एसिड क्या करता है, लैक्टिक एसिड हम लोग को बहुत ज़्यादा एकदम से पेन कर देता है। बहुत ज़्यादा हम लोग को उसी जगह पे जहाँ पे लैक्टिक एसिड फॉर्म हुआ होता है वहाँ पे हम लोग को बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, जिसकी वजह से हम लोग को एकदम से स्टॉप लेना ही पड़ता है। और उसमें कोई ऐसी ख़ास दिक्कत वाली बात होती नहीं है वैसे। मसल क्रैम्प भी हो जाता है और लैक्टिकेशन भी फॉर्म होने लगता है, लैक्टिक एसिड फॉर्म होने लगता है। तो इससे होता ज़्यादा कुछ नहीं है। मतलब आप उस टाइम के लिए अगर आप रुक गए, रेस्ट करी, फिर आप अगर वो कहना मतलब रेस्ट करने से चला जाता है, अगर रेस्ट करने से ना जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप गर्म पानी से नहा लें, नहाने के बाद वो ख़त्म हो जाता है लैक्टिकेशन। और अगर तब भी नहीं तो गर्म पानी से सिकाई वकाई करने से चला जाता है। और जो अकोमोडेशन होता है लैक्टिक एसिड का मसल्स के अंदर, उसी को हम लोग कहते हैं मसल क्रैम्प। वहाँ पे लैक्टिक एसिड आ जाता है तो वही होता है मसल क्रैम्प। और अब फिर से ये वही सब दे रखा है जो मैंने अभी आप लोग बताया कि वो मसल क्रैम्प वैम्प बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती। जो है हम लोग अगर गर्म पानी से नहाएं या हम लोग थोड़ी बहुत देर आराम करें तो ये ठीक हो जाता है। तो चलते हैं दूसरी पेज की तरफ, देखते हैं वहाँ पे क्या दे रखा है। अब देख लेते हैं जो कुछ बेसिक सारे डिफरेंस दे रखे हैं यहाँ पे एरोबिक और एनारोबिक में, ये देख लेते हैं इनमें क्या है। तो ये वही बताया कि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, ये होता है पूरे की पूरी तरह से खाने को टूट जाने के बाद, कम्प्लीटली ब्रेकडाउन ऑफ फूड के बाद ये होता है। और ये होता है इनकम्प्लीट पार्शली फूड के टूटने के बाद। और फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है ये एंड किससे होता है, ये एंड होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। ये तो बहुत सारी चीज़ों से होता है, इसमें भी अल्कोहल भी आ सकती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी आ सकती है, और जो इसमें लैक्टिक एसिड भी आ सकता है। मतलब ये काफ़ी सारी चीज़ों से एंड होता है, हम लोग की बॉडी के बाहर निकलता है बेसिकली, उसका मतलब ये है कहने का। और इसमें जो है कंसिडरेबल अमाउंट वाले भी अच्छे खासे अमाउंट की एनर्जी बाहर आ जाती है, लेकिन इसमें कम ही एनर्जी मिल पाती है, जिसकी वजह से हम लोग हाँफने लगते हैं, ज़्यादा जल्दी थक जाते हैं। तो इसी की वजह से होता है। अब रिस्पायरेशन ऑफ प्लांट। रिस्पायरेशन तो आप लोग ने सुना ही होगा, प्लांट भी रिस्पायर करते हैं, बचपन से ही पढ़ते चले जा रहे हैं कि प्लांट में जिंदा है, ये है वो है। तो प्लांट जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो
रिस्पायरेटरी गैसेस कहलाती हैं। और जो है इसमें प्लांट्स में 3 तरीके में वो हो जाते हैं, रिस्पायरेशन 3 जगहों से होते हैं। पहला देख लेते हैं हम लोग, रिस्पायरेशन इन रूट्स। रूट्स से कैसे होता है, ये एक पिक दे रखी है, इसमें आप लोग देखिए, इसमें ये जो दिए हुए हैं रूट हेयर्स, इनको रूट हेयर्स कहते हैं, और ये पूरी मिट्टी के आसपास फैल जाते हैं, और फिर जो भी कोई भी वो मिट्टी के आसपास या मिट्टी के अंदर, मिट्टी के बीच बीच में एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि ये वो एयर स्पेसेस होते हैं, उनमें से ये एयर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसी से ये लोग रिस्पायर करते हैं। फिर दूसरा देख लेते हैं, ये क्या है, रिस्पायरेशन इन स्टेम। स्टेम में रिस्पायरेशन कैसे होता है, तो ये वाली पिक देख लीजिए। तो इसमें क्या होता है, जो वुडी स्टेम होता है प्लांट का, उसके पास एक लेंटिकल्स होते हैं, जैसे कि ये जो आप लोगों को दिख रहा है ब्लैक ब्लैक ये वाला, तो ये होता है उसके पास, जिससे वो क्या करता है, जिससे वो क्या नाम एयर को एक्सचेंज करता है, लेता है और फिर से छोड़ता है, एक्सचेंज करता है, और रेस्पिरेटरी गैसेस का मतलब इधर उधर वो करता है। तो वही होता है, ये क्या नाम लेंटिकल, इसका जो प्लांट होता है वो रिस्पायरेशन जब स्टेम से करता है तो इन लेंटिकल्स के थ्रू करता है, जो कि रिस्पायरेटरी गैसेस को एक्सचेंज होने में हेल्प करती हैं। और फिर थर्ड आता है, जो कि जिसके बारे में हम पिछली वाली वीडियो में डिटेल में भी बता चुके हैं, और ये वाला सबसे ज़्यादा मतलब ख़ास को या मेन को, ये वो होता है रिस्पायरेशन इन प्लांट इन लीव्स। प्लांट के अंदर लीव से रिस्पायरेशन कैसे होता है, तो ये होता है, ये जो स्टोमेटाज हैं, ये इतने सारे स्टोमेटाज, इन ये सारे, ये जो होता है, ये होता है स्टोमेटा, और जो इसके ये जो साइड में ऐसे लाइंस दिख रही हैं, ये होते हैं गार्ड सेल्स। ये क्या होता है, जब गार्ड सेल खुलता है तो क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर आती है, और जब ये गार्ड सेल बंद हो जाता है तो ऑक्सीजन बाहर चली जाती है। तो ये ऐसे करके रिस्पायरेशन करता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं रिस्पायरेशन इन एनिमल। एनिमल्स रिस्पायर कैसे करते हैं, तो एनिमल्स जैसे कि ये एक इंसेक्ट है, ग्रास ओवर एक इंसेक्ट है। ग्रास ओवर कैसे करता है, ग्रास ओवर अपना रिस्पायरेशन इससे करता है, सेप्रिकल से करता है, जो कि इनकी स्किन या बॉडी के ऊपर मौजूद होते हैं। फिर बहुत सारे एनिमल्स बहुत सारी जगहों से रिस्पायर करते हैं, जैसे कि हम लोग रिस्पायर करते हैं अपने लंग्स से, और जो क्या नाम वो होती हैं फिशेस, वो कैसे, वो गिल से, और अर्थवॉर्म वो कैसे करता है, अर्थवॉर्म करता है अपनी स्किन से। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें बहुत अलग अलग जगहों से करती हैं, वो सब इसमें दे रखा है, आप लोग उसमें पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा फिर आ जाती है बात अमीबा की। अमीबा रिस्पायरेशन काहे से करता है और कैसे करता है। अमीबा रिस्पायरेशन ऑस्मोसिस या डिफ्यूज़न से करता है, और अमीबा ही नहीं, अमीबा, पैरामीशियम, प्लेनेरिया और एक्सेट्रा बहुत सारी, वो सारे जो हैं अपने सेल मेम्ब्रेन से ही ब्रीथ करते हैं। फिर आ जाती है बात जिनके पास ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम होता है, जो कि अपने डिफरेंट पार्ट्स में ऑक्सीजन की सप्लाई कर सकते हैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर सकते हैं। वो एनिमल्स डिफ्यूज़न या ऑस्मोसिस के थ्रू नहीं लेते हैं, और उन लोगों की, जैसे कि हम लोग भी उन्हीं में आते हैं, हम लोग भी डिफ्यूज़न या ऑस्मोसिस के थ्रू नहीं, हम लोग अपने लंग्स के थ्रू रिस्पायरेशन करते हैं। और हम लोग की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, या हम लोग की जो बॉडी की मेम्ब्रेन होती है, वो इसकी एबल भी नहीं होती है कि हम लोग ऑस्मोसिस या डिफ्यूज़न के थ्रू किसी भी चीज़ को डिस्प्लेस कर सकें। तो हम लोग रिस्पायरेशन अपने लंग्स के थ्रू करते हैं। और जो ह्यूमन ब्लड होता है वो कंटेन करता है रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स को, जो कि हीमोग्लोबिन के नाम से जाना जाता है, जो कि कैरी करता है ऑक्सीजन लंग्स से बॉडी के सेल्स के थ्रू, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब रिस्पायरेशन इन अर्थवॉर्म कैसे रिस्पायर करता है। अर्थवॉर्म अपनी स्किन के थ्रू रिस्पायर करता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी अलग अलग जगहों से रिस्पायर करती हैं। जैसे कि बात आ जाती है फिशेस की, तो फिशेस अपनी गिल्स के थ्रू रिस्पायर करती हैं, और जब वाटर पास होता है उनकी गिल्स के ऊपर से, तो वो क्या करती हैं, गिल्स को एक्सपेंड कर देती हैं, मतलब उसे फैला देती हैं, और जितनी भी ऑक्सीजन होती है वाटर के अंदर डिजॉल्व, उस सबको निकाल लेती हैं वाटर में से। फिर बात आ जाती है रिस्पायरेशन इन ह्यूमन बींग कैसे रिस्पायर करते हैं। ह्यूमन बींग्स मतलब हम लोग
अपने लंग्स के थ्रू रिस्पायर करते हैं, और हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और ब्रीथ ब्रीथ का क्या मतलब होता है? ब्रीथ का मतलब होता है एक बार इनहेल करना और एक बार एक्सहेल करना, मतलब एक बार इनहेल प्लस एक बार एक्सहेल करना ऑक्सीजन को, उसी को कहते हैं ब्रीथिंग। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे कुछ सिंपल सारी चीज़ें दे रखी हैं, जैसे कि जब हम लोग वो लेते हैं, सांस लेते हैं, तो हम लोग का रिबकेज फूल जाता है, और जब हम लोग सांस छोड़ देते हैं तो फिर से ये वो सिकड़ जाता है। और यहाँ पे होता है डायफ्राम, जो कि नीचे आ जाता है जब हम लोग सांस लेते हैं, और जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो फिर से ये ऊपर चला जाता है। इसके बारे में हम लोग यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो पहले सांस लेते हैं नोज से, यहाँ से। यहाँ पे दो जो डिवीज़न होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं नॉस्ट्रिल्स। फिर हम लोग यहाँ पे हम लोग की जो जितनी भी ऑक्सीजन होती है वो सब यहाँ पे चली जाती है। यहाँ पे होता है नसल पैसेज। नसल पैसेज में क्या होता है? नसल पैसेज में प्रेजेंट होता है म्यूकस। म्यूकस से क्या होता है? म्यूकस जो बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस जो कुछ भी होते हैं उन सबको मारने में हेल्प करता है, और जो कुछ भी बच जाते हैं वो नहीं मार पाता है, उन्हीं की वजह से जो अंदर चले जाते हैं उन्हीं की वजह से फिर हम लोग की तबीयत ख़राब होती है। फिर यहाँ से निकल के जितनी भी ऑक्सीजन होती है वो यहाँ पे आ जाती है। ये क्या होता है? ये होता है फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है? ये जो माउथ कैविटी और नोज़ की जो ऑक्सीजन होती है उन दोनों को जहाँ पे जुड़ती हैं, ये दोनों आके मिलती हैं, उसी पॉइंट को फेरिंग्स कहते हैं। फिर ऑक्सीजन आ जाती है यहाँ पे लिरिंग्स के पास। लिरिंग्स क्या होता है? वॉइस बॉक्स होता है। इसका रिस्पायरेशन में कोई बहुत ज़्यादा ख़ास काम नहीं होता है। फिर यहाँ पे आ जाती है ऑक्सीजन ट्रैकिया में। ट्रैकिया क्या होता है? ट्रैकिया होता है विंड पाइप। विंड पाइप जो होता है एक सॉफ्ट बोन से कवर होता है, जिसको हम लोग कार्टिलेज रिंग्स भी कहते हैं, या रिंग्स ऑफ कार्ट भी कहते हैं। ये क्या करता है? ये हम लोग का विंड पाइप एकदम से दब वब ना जाए या कोई दिक्कत ना आ जाए, तो उसके लिए ये प्रोटेक्ट करता है और ये दबने नहीं देता है एकदम से। फिर हम लोग की जितनी भी ऑक्सीजन होती है यहाँ पे आ जाती है। ये क्या होते हैं? ये होते हैं ब्रोंकस। फिर ब्रोंकस से इसमें आ जाती है ऑक्सीजन, ये इसमें, इसे कहते हैं ब्रोंकियोली। फिर ये जो पतली वाली है इसे ब्रोंकियोली कहते हैं। फिर ऑक्सीजन चली जाती है ओव्यूल में। फिर ओव्यूल से जिस जिस बॉडी पार्ट को ज़रूरत होती है, जहाँ यहाँ पे उसकी नीड होती है ऑक्सीजन की, वहाँ पे चली जाती है, और बहुत सारे लाइफ प्रोसेस करने में हेल्प करती है जाती है। और फिर ये आ जाता है डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है? जब हम लोग सांस लेते हैं, जब हम लोग सांस अंदर लेते हैं तो ये फूल जाता है, और जब हम लोग सांस बाहर छोड़ते हैं तो ये फिर से दब जाता है। और फिर यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है शो करने के लिए कि रेस्पिरेशन जब हम लोग करते हैं तो उसमें हम लोग बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो करना कुछ नहीं है, खाली एक टेस्ट ट्यूब के अंदर एक लाइम वाटर ले लेना है। जब हम लोग लाइम वाटर के अंदर अपने मुंह से हवा फूकेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, उसका कलर हो जाएगा मिल्की। और लाइम वाटर का कलर मिल्की तभी होता है जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है। अगर हम लोग रिस्पायरेशन, मतलब अगर हम लोग मुंह से हवा छोड़ेंगे तो जितना भी लाइम वाटर होगा वो सब के सब मिल्की टर्न हो जाएगा, और ये प्रूव कर देगा कि जो है हम लोग जब रिस्पायरेशन करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग बाहर छोड़ते हैं। और फिर आ जाता है यहाँ पे रेट ऑफ ब्रीथिंग। तो हम लोग कितनी देर में कितने बार ब्रीथ करते हैं? हम लोग एक मिनट में करीब 15 से 18 बार ब्रीथ करते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे कुछ बेसिक सारी चीज़ें दे रखी हैं, तो इसे आप खुद पढ़ लीजिएगा। तो ये वाला टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। थैंक यू।